24 जनवरी 1966 सुबह के 7:02 पर एयर इंडिया 101 नाम की एक प्लेन अपने 117 पैसेंजर को लेकर बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रही थी कि तभी पायलट और जेनेवा एयरपोर्ट स्टाफ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन होती है, जिसके कारण ये प्लेन माउंट ब्लास नाम के पहाड़ पर क्रैश कर जाती है। इस हादसे में प्लेन में बैठे 117 पैसेंजर की डेथ हो गई, जिसमें से एक थे होमी जहांगीर बाबा। होमी बाबा इंडिया के ग्रेट न्यूक्लियर फिजिस्ट थे, जो काफ़ी लंबे समय से इंडिया के पहले न्यूक्लियर बम को बनाने पे काम कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस हादसे के बाद कई सालों तक मीडिया और रिपोर्ट्स का ये कहना था कि ये प्लेन क्रैश एक्सीडेंटली नहीं हुआ, बल्कि इसे कराया गया। इस हादसे के 47 साल बाद 2013 में आई बुक कन्वर्सेशन विद क्रॉ में एक जर्नलिस्ट गैगरी डगलस और यूएस के एक सीआईए ऑफिसर रॉबर्ट कार्ली के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया, जिसमें उस सीआईए एजेंट ने ये बताया कि कैसे उन्होंने इंडिया के पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की जान ली, और फिर इसके ठीक 13 दिन बाद एयर इंडिया 101 को बॉम्ब की हेल्प से ब्लास्ट करके इस प्लेन को एक्सीडेंटल क्रैश जैसा दिखा दिया, जिसमें होमी बाबा ट्रैवल कर रहे थे। कन्वर्सेशन विद क्रॉ बुक में उस सीआईए एजेंट रॉबर्ट क्रॉली ने साफ ये कहा कि वो होमी बाबा को एक खतरा मानते थे, इसीलिए उन्होंने प्लेन क्रैश करा दिया ताकि कोई एविडेंस ना मिले। इसके बाद जब उस रिपोर्टर गैगरी डगलस ने उससे ये पूछा कि उस प्लेन में टोटल कितने लोग बैठे थे, तो उस एजेंट ने ये बोला कि उसे नहीं पता और उसे इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई रिलेटिव उसका इस प्लेन में बैठा होता तो वो इस बारे में ज़रूर सोचता। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूएस इंटेलिजेंस किस हद तक होमी बाबा की खून की प्यासी थी। तो हमारी आज की वीडियो उसी होमी बाबा और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, जिसके पीछे यूएस इंटेलिजेंस इतने सालों से पड़ी रही। मैं काफ़ी गंभीर रूप से आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन या इंजीनियर की जॉब के लिए नहीं बना। फिजिक्स मेरी लाइन है और मैं उसी में रहकर कुछ अचीव करना चाहता हूँ। ये कहा था होमी बाबा ने अपने पिता से अपने हाथों लिखे एक लेटर में, जब उनके पिता ने उन्हें यह कहकर कैम्ब्रिज भेजा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। होमी बाबा के फादर जहांगीर होमुसर्जी बाबा ये चाहते थे कि बाबा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें, पर अपने बेटे द्वारा लिखे इस लेटर को पढ़ने के बाद उन्होंने बाबा को उनकी पसंद का काम करने दिया। उन दिनों होमी बाबा फिजिक्स में होने वाले नए नए इनोवेशन और डिस्कवरी से काफ़ी इंस्पायर थे, जैसे कि जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, फिर अर्नेस्ट वॉल्टन जिन्होंने सबसे पहले एटम को स्प्लिट किया था, और फ्रांसिस एस्टन जिन्होंने केमिकल आइसोटोप की खोज की थी। इन सभी चीज़ों से इंस्पायर होकर ही होमी बाबा थ्योरेटिकल फिजिक्स में अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें 1933 में न्यूटन स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन 1939 में जब होमी बाबा छुट्टियां मनाने अपने घर वापस आते हैं, तो उसके कुछ महीनों बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। On December 7th, 1941, the United States was drawn unwillingly into the conflict that would become known as the Second World War. वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ही बाबा को वापस इंग्लैंड जाने का मौका नहीं मिलता और उन्हें इंडिया में ही रुकना पड़ता है, जिसके बाद 1940 में उन्हें सीवी रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एज ए लेक्चरर पढ़ाने का ऑफर देते हैं, जिसे वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं, लेकिन उस वक्त भी उन्हें इंग्लैंड वापस लौटने की पूरी उम्मीद थी। 1941 में उन्होंने रॉबर्ट एंड्रूज, जो कि एक अमेरिकन फिजिस्ट थे, उन्हें एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम सभी अपने अपने रिसर्च के लिए वापस आएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बाबा को दोबारा कभी इंग्लैंड जाने का मौका ही नहीं मिला। बेंगलुरु में जॉब करने के दौरान ही बाबा की मुलाकात विक्रम साराभाई से होती है, जो कि सीवी रमन के ही गाइडेंस में अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी कर रहे थे। What was your major again? Natural science, sir, but I have a particular interest in physics. धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होने लगती है और दोनों अपनी रिसर्च के काम को साथ साथ करने के अलावा इंडियन कल्चर को भी अप्रिशिएट करने का काम करने लगते हैं। और अपने इसी लाइफ के फेज के दौरान बाबा को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपने इस देश में ही रहकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसके बाद बाबा ने 1944 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को लिखे एक लेटर में ये कहा कि वो एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को ओपन करना चाहते हैं, जिसमें उनके साथ देश के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट काम करें। इंडिया के लिए ये चीज़ ज़रूरी भी थी, क्योंकि उस समय किसी बड़े रिसर्च के लिए इंडिया के पास कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं था। बाबा की इस बात पर दोराबजी टाटा ने भरोसा किया और उनके इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल सपोर्ट की गारंटी भी दी, जिसके बाद जून 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को ओपन किया गया, जिसका पहला काम था कॉस्मिक रेज के बारे में जानना। कॉस्मिक रेज एक तरह की हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ओरिजिनेट होती है। लेकिन 1945 में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी।
6 और 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और इसी घटना के बाद पूरे वर्ल्ड ने न्यूक्लियर वेपन के बारे में जाना, जिसके बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस शुरू हो गई। 1945 में हुए इस न्यूक्लियर अटैक के बाद 1952 में यूके ने भी अपने लिए एक न्यूक्लियर वेपन बना लिया। इसके बाद 1960 में फ्रांस ने और चाइना ने 1964 में अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बना लिया। इंडिया में इसे बनाने की शुरुआत होमी भाभा ने की, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को 26 अप्रैल 1948 को एक लेटर भी लिखा। अब चूंकि जवाहरलाल नेहरू और होमी भाभा के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी, इसलिए नेहरू जी इस पर रेडी हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को बनाया गया, जिसका सबसे पहले काम था इंडिया के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाना। इसमें इंडिया की हेल्प की यूनाइटेड किंगडम एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने, जिसके बाद इसका नाम रखा गया अप्सरा। अप्सरा को बनाने के बाद इंडिया पहला एशियन कंट्री बना जिसके पास खुद का एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। और इसके ठीक 4 साल बाद इंडिया ने कनाडा की हेल्प से अपना दूसरा रिएक्टर बनाया, जिसका नाम था साइरस। और इन दोनों रिएक्टर को बनाने में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा को रेडी किया था होमी भाभा ने। और इन दोनों रिएक्टर को बनाने के बाद ही इंडिया की न्यूक्लियर वेपन बनाने की जर्नी की शुरुआत होती है। 1962 में इंडिया चाइना के बीच वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें इंडियन आर्मी को काफ़ी बुरी तरीके से हार मिलती है। और 1964 में जब चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को सक्सेसफुली लॉन्च करता है, तो उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो पर होमी भाभा ये कहते हैं कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे तो वो सिर्फ 18 महीने में ही इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन बना देंगे। और शायद अपने दिए गए इसी इंटरव्यू के कारण होमी भाभा ना चाहते हुए भी CIA और US इंटेलिजेंस की नज़र में आ जाते हैं, जिनकी नज़र पहले से ही होमी भाभा के कई सारे प्रोग्राम्स पर थी। जिसके लगभग 1 साल बाद ही जब वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की मीटिंग के लिए लंदन जा रहे थे, तभी उनके साथ ये हुआ। To meet you, Sharon. I'm Homi Bhabha. होमी भाभा का शुरू से सपना था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, क्योंकि उनका ये मानना था कि 2 देशों के बीच शांति और समझौता तभी हो सकता है जब दोनों के पास इक्वल पावर हो। भाभा का ये सपना पूरा होता है 18 मई 1974 को, जब इंडियन साइंटिस्ट इंडियन आर्मी की हेल्प से पोखरण में इंडिया का पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को सक्सेसफुल लॉन्च कर देते हैं, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया के टेस्ट के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस इंडियन साइंटिस्ट को लेकर और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है, क्योंकि इंडिया को इतने समय तक मॉनिटर करने के बावजूद उन्हें इस टेस्ट का ज़रा सा भी क्लू तक नहीं मिला। इसके बाद इंडिया ने फिर से 1998 में APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में रहकर अपने 5 न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया, जिसके बाद इंडिया पूरी तरह से एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बना। अब अगर आपको 1998 में हुए न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जानना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये वीडियो देखिए, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को बताया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहें।